हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन सीरीज शुरू की थी आप लोगों के लिए, जो 2 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम है उसके लिए, और उसमें आज हम लोग यूनिट 6 का यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। यूनिट 6 का शॉर्ट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, है ना। लास्ट मोमेंट पे अब आपके जो है समय अब बचा नहीं है, हमारे पास में 8-10 दिन बचे हैं। इस 8-10 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिवीजन सीरीज थी, उस यूनिट 6 को आप शॉर्ट में ये देख कर जाइएगा। आप लोगों ने डिटेल तो इसका पढ़ा ही होगा, बट हम इसको शॉर्ट में एक बार जो है रिवाइज फॉर्म में इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जानकारी ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का कंसर्न ये था कि सर इसको ट्रांसलेट भी कर दीजिएगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ऑलरेडी ट्रांसलेट है ये, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। कल के वीडियो में इश्यूज बच्चों को कुछ साउंड का आ रहा था, तो वो आज हम लोगों ने दूर किया है। साउंड वाला इश्यूज भी नहीं रहा है। चलिए शुरू करते हैं। और कोर्स की जानकारी आप लोगों को है ही, ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट सेट एमपी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसकी प्राइस है या कोर्स का जो प्राइस है वो है 2000 रुपए प्लस जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो में आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट तक जो है देखना है। उसके बाद इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से अपना अनुभव भी बताइएगा, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कार्मिक प्रशासन एक टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं भर्ती और प्रशिक्षण। भर्ती का मतलब क्या होता है? भर्ती का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी संगठन में कर्मचारियों को यहाँ पर जो है अपॉइंट करना, इसको हम कहते हैं भर्ती। और हर संगठन नए नए कर्मचारियों, अच्छे कर्मचारियों की भर्ती मतलब जो है प्रवेश के लिए अपने संगठन में भर्ती निकालता है। जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आप भी भर्ती की प्रक्रिया का हिस्सा बनना जा रहे हैं। तो भर्ती कार्मिक प्रशासन का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार का मतलब क्या है? जो कर्मचारी प्रशासन, इसके माध्यम से ही हम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। तो कर्मचारियों की भर्ती किस मतलब जो है प्रवेश किसके माध्यम से होता है? भर्ती। भर्ती 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब यहाँ है बाहर से खुली प्रतियोगिता, और एक होती है अप्रत्यक्ष भर्ती, भीतर से ही प्रमोशन। तो प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब है किसी संगठन में बाहर से कर्मचारियों को अंदर लेना, ये प्रत्यक्ष भर्ती। जैसे एग्जाम वगैरह लेकर हम लोग करते हैं कि सीधा जो कर्मचारी है नए, उनकी आवश्यकता है तो उनको हम लोग भर्ती कर लेते हैं, ये कैसा है? प्रत्यक्ष। और प्रमोशन के थ्रू भी भर्ती होता है कि जो सीनियर पद है उसमें प्रमोशन के थ्रू जो है पद भरे जाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष भर्ती का एग्जाम्पल है। मेकाले समिति 1854 की जो सिफारिश है, इसमें भारत में योग्यता आधारित भर्ती के लिए आधुनिक सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। तो वर्तमान में जो हम भर्ती आधारित सिविल सेवा परीक्षा को ही अपना रहे, वो सबसे पहले सिफारिश की थी मेकाले समिति 1854। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, जो भारत में शासन कर रही थी। तो यहाँ पर पहले एक पद हुआ करता था आईसीएस अधिकारी का, और वो कंपनी द्वारा ही अपॉइंट किया जाता था, कोई एग्जाम के थ्रू नहीं आता था। तो कंपनी कंपनी अपने भरोसेमंद लोगों को यहाँ पर आईसीएस अधिकारी बना देती थी। यहाँ पहली बार इस समिति ने कहा कि भाई भारतीयों की जो है ये जो पद है प्रमुख, इस पर भी भर्ती के लिए ओपन एग्जाम कंडक्ट करनी चाहिए। प्रशिक्षण कर्मचारियों की क्या बढ़ा देता है? कार्यकुशलता और कौशल को निखारता है। तो आपने देखा होगा ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो एक बार भर्ती कर लेते हैं, भर्ती के बाद दूसरा काम आता है ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग से क्या होता है? व्यवहारिक ज्ञान आपको दिया जाता है कि आपकी कार्यकुशलता बढ़ता है, कि आपके अंदर उस काम से रिलेटेड स्किल आ जाए। और ये जो ट्रेनिंग होती है, एक तो आपको प्रवेश पूर्व दे दिया जाता है, तो जब आप प्रवेश करने वाले हो किसी संगठन में या किसी प्रशासन का हिस्सा बनने वाले, तो उससे पहले फिर बीच बीच में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और एक आता है ओरिएंटेशन प्रशिक्षण। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? कोई नई तकनीक की जानकारी लेने की जो होता है वो ओरिएंटेशन कहलाता है। अब आईएएस अधिकारी या जो सिविल सेवा के अधिकारी, उनकी भर्ती होती है, उनके लिए प्रशिक्षण का संस्थान है हमारे पास में लबासना, आपने सुना होगा। तो लबासना एक संस्था है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में, ये 1959 में बनी थी। वहां ट्रेनिंग देते हैं। आईपीएस जो है उनको बेसिक प्रशिक्षण पहले लबासना में मिलता है, उसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद में मिलता है। ब्रिटेन की एक समिति थी एस्टन समिति, 1944 में इसने ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार किया था कि भाई ट्रेनिंग की भी एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसी ने बताया पहले। फिर हम लोग बात करते हैं पदोन्नति, अनुशासन और नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बारे में। पदोन्नति का मतलब क्या है? व्यक्ति का पद स्तर बढ़ना पदोन्नति कहलाता है। तो पदोन्नति का सिंपल सा मतलब है उच्च पद मिलना। और पदोन्नति कैसे हो सकती है? प्रमोशन के थ्रू, मतलब हम सीधा सीधा प्रमोशन कैसे, कोई कर्मचारी की योग्यता को देखेंगे फिर उसका प्रमोशन किया जाता है।
तो इसका सीधा सा मतलब है उच्च पद, अधिक उत्तरदायित्व और वेतन में वृद्धि। और इसके लिए दो सिद्धांत चलते हैं, एक तो वरिष्ठता का सिद्धांत, अगर कोई लंबे समय तक काम कर रहा है संगठन में तो उसके काम के आधार पर या सेवा के आधार पर, और एक होता है योग्यता के आधार पर। प्रमोशन दो चीजों के बेस पे होता है, एक तो काम करने की अवधि के आधार पर, किसी ने 10 साल 20 साल की नौकरी कर ली तो उसका प्रमोशन होगा ही। एक होगा योग्यता के आधार पर कि भाई वो व्यक्ति ज्यादा इफिशियंट है, ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन पहले मिलना चाहिए, तो आधार पर होता है। यहाँ पर भी एक समिति, फुलटन समिति, जो 1968 में यूके में बनी थी, तकनीकी विशेषज्ञता योग्यता के आधार पर प्रमोशन पर जोर दिया। तो इसने कहा कि जो व्यक्ति टेक्निकल मामले में एक्सपर्ट है, ज्यादा इफिशियंट है, उसी व्यक्ति का प्रमोशन होना चाहिए। यहाँ पर वरिष्ठता के सिद्धांत को इसने डिनाई करने की बात की। हालांकि सरकारी सेवा में, प्रशासन में दोनों सिद्धांतों के आधार पर होती है, एक तो वरिष्ठता के आधार पर, एक योग्यता के आधार। अनुशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करता है, और अनुशासन सरकारी कर्मचारियों में होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने सिविल सेवा आचरण नियमावली जो है बनाई है। मनोबल कर्मचारियों की एक मानसिक स्थिति जो कार्य के प्रति क्या करती है, उनके उत्साह को दर्शाती है। तो मनोबल मतलब मन का बल, तो किसी काम को करने की आपकी जो इच्छा शक्ति वही मनोबल कहलाता है। एल्टन मेयो ने हार्थोन प्रयोग किया था और उसने कहा था कि अगर कर्मचारियों के मनोबल अच्छा है तो उत्पादकता और कार्यकुशलता में क्या होगी, वृद्धि होती है। तो जिस संगठन में कर्मचारी अगर उत्साह के साथ काम करते हैं वहां अच्छे से प्रोडक्टिविटी आती है और इफिशिएंसी बढ़ती है। नियोक्ता कर्मचारी संबंधों को सुचारू बनाने के लिए ब्रिटेन में 1919 में विटली परिषद की स्थापना की गई थी। इसी की तर्ज पे भारत में 1966 में क्या बना है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर बना है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये बनाई गई थी भारत में, तो ब्रिटेन की विटली परिषद की। अब इसी में मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत समझिए। तो वेबर का जो है नौकरशाही के बारे में बड़ा विचार दिया है। नौकरशाही शब्द कहाँ से आया, तो नौकरशाही को आप इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो जो हमारे यहाँ सिविल सेवक या प्रशासनिक अधिकारी वो ब्यूरोक्रेसी का ही हिस्सा कहलाते हैं। ये शब्द सबसे पहले दिया है फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विंसेंट गार्गी, उन्होंने ये शब्द दिया था। विंसेंट गार्गी ने कहा था कि फ्रांस में एक बीमारी है जो धीरे धीरे फ्रांस को खोखला कर रही है, उसको नाम दिया था ब्यूरोमेनिया। वहीं से ये शब्द आया है और बाद में ये सरकारी अधिकारियों के लिए प्रयोग होने लगा, ब्यूरोक्रेसी। और इसका प्रमुख सिद्धांत दिया था मैक्स वेबर ने। उन्होंने तो यहाँ पर सत्ता को तीन भागों में बांटा कि सत्ता तीन टाइप की होती है। सत्ता का मतलब ऑथोरिटी तीन टाइप की है। एक होता पारंपरिक, तो परंपरागत रूप से जो चली आ रही है प्रथाओं पर, या भाई जैसे राजा के बाद राजा ही का बेटा ही बनेगा शासक, वो पारंपरिक सत्ता। एक मिलती है करिश्माई सत्ता, माने व्यक्ति के गुणों से कि भाई वो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है, उसके अंदर जो है भाषण देने की कला ऐसी है, वो अपने विचार ऐसे है कि लोग उसकी ओर स्वतः खींचे चले आते हैं, ये करिश्माई सत्ता है। ठीक है, जैसे गांधी जी अगर देखें तो गांधी जी के विचार ही ऐसे थे, गांधी जी जो है लोगों को आकर्षित कर लेते थे अपनी भाषा से, भाषण से, तो ये करिश्माई सत्ता है। एक होता है कानूनी या तार्किक सत्ता, माने लिखित नियम और कानूनों से जो सत्ता मिले, वर्तमान में इसी के आधार पर सत्ता मिलती है। जैसे हमारे देश में भी होता है कि सत्ता कैसे मिलती है, प्रक्रिया है, चुनाव लड़िए जीतिए शासक बनिए। वेबर की आधुनिक नौकरशाही इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी सत्ता पर। वेबर की नौकरशाही की मुख्य विशेषताओं में उन्होंने मतलब जो है हमारे यहाँ पे बताया कि नौकरशाही में क्या क्या होता है। तो यहाँ हिरार्की पाई जाती है, लिखित नियम होते हैं, काम बटे होते हैं, श्रम का विभाजन, हर व्यक्ति का अपना एक काम होता है, और निर्व्यक्तिकता होती है। निर्व्यक्तिकता मतलब बिना किसी व्यक्तिगत राग द्वेष के, माने यहाँ पर काम करने के दौरान व्यक्तिगत विचार आड़े नहीं आते हैं, है ना। तो जो भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ प्रशासन में काम करता है तो वहां निर्व्यक्तिकता होती है, अपने निजी हितों को आपस में लेकर नहीं आना। कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर होता है और वे निश्चित वेतन मिलते हैं, उनको वेतन प्राप्त करते हैं। फिर जो वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है उसकी कुछ लोगों ने आलोचना की और नौकरशाही के कुछ प्रकार बताए हैं। तो रॉबर्ट मार्टिन ने वेबर की आलोचना की और कहा अत्यधिक नियमों के कारण नौकरशाही में क्या हो गया है, प्रशिक्षित अक्षमता और नौकरशाही कर्मकांड पैदा होता है जिससे कार्यों में देरी होती है। तो वेबर साहब का कहना था कि नौकरशाही में दिक्कत है कि बहुत रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है ना, नियमों के अनुसार काम होता है। अब दिक्कत क्या आती है, ज्यादा नियमों के पालन से काम टालम टोली ज्यादा होती है, देर होती है। तो ये कहते हैं कि ये प्रशिक्षित अक्षमता है और नौकरशाही कर्मकांड इससे पैदा होता है। सरकारी अधिकारी कितने अच्छे से काम करना चाहे नहीं कर पाते क्योंकि नियमों का पालन करना है, तो कामों को टालता है। कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही को शोषक पूंजीपति वर्ग का एक क्रूर साधन माना।
तो उनका कहना है कार्ल मार्क्स का कि नौकरशाही ही पूंजीपति वर्ग को बनाए रखती है, पूंजीपति वर्ग इसी के माध्यम से शोषण कर रहा है। इसी में आगे है बोरिस बेनिस ने इसकी कठोरता के कारण कहा कि नौकरशाही खत्म कर देनी चाहिए। तो वॉरेन बेनिस ने इसकी कठोरता के कारण इसके अंत की घोषणा की, जबकि एल्विन गोल्डनर ने इसके 3 रूप, मौक, सजा केंद्रित और उदार नौकरशाही के रूप में इसको देखा है। ठीक है। फिर एक व्यक्ति है फ्रिट्ज मोस्टिन मार्क्स, इन्होंने अपनी पुस्तक में नौकरशाही के 4 प्रकार बताए। तो फ्रिट्ज ने यहाँ पर नौकरशाही के 4 प्रकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली होती है अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही चलती थी चीन में, माने जैसे पहले होता था चीन में कि भाई ज्ञान के आधार पर पद मिल जाता था, कि जो अच्छा नॉलेज रखता है उसको पद दे दिया, ये अभिभावक नौकरशाही। एक होती है जातीय नौकरशाही, तो किसी भी प्रशासन में एक जाति समुदाय के लोगों को लेना, जैसे कुलीन वर्ग का शासन। संशय या संरक्षण नौकरशाही, संरक्षण मतलब राजा महाराजा अपने पसंद के व्यक्ति को अगर प्रशासन में ले रहा है तो इस संरक्षण में, संरक्षण नौकरशाही। और योग्यता आधारित, वर्तमान में योग्यता आधारित नौकरशाही चलती है कि जो व्यक्ति योग्य है उसको नौकरशाही मिलेंगे, इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उसके थ्रू भर्ती करेंगे, तो योग्यता आधारित नौकरशाही। तो ये फ्रिट्ज मोस्टिन मार्क्स ने 4 प्रकार बताए, याद रखिए। अब लोक सेवक मंत्री संबंध कैसे होते हैं, माने लोक सेवक और नेताओं के संबंध, माने मंत्रियों के संबंध है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है और यहाँ लोक सेवक मंत्री को मुख्य सिद्धांत है, एक राजनीतिक तटस्थता और अनामता, माने हमारे अधिकारी राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं, सरकार किसकी बनी कौन बनी उसे उनको कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अनामता का सिद्धांत चलता है। अनामता का मतलब क्या है, हमारे अधिकारी पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, नाम उनका कभी नहीं आएगा, अनामता होती है। राजनीतिक तटस्थता का अर्थ है सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से प्रभावित हुए बिना सत्ता में बैठी सरकार की नीतियों को पूरी तरह से लागू करना। तो तटस्थता का मतलब समझ गए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपने को किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, प्रशासन में यही चलता है और आपको तो सिर्फ सरकार की जो नीति है वो क्रियान्वित करनी है। अनामता का सिद्धांत क्या कहता है, लोक सेवक पर्दे के पीछे निर्माण क्रियान्वयन में सरकार की मदद करते हैं, जबकि संसद के भीतर उनकी सफलता या असफलता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के मंत्री की होती है। तो मंत्री ही उनके कामों को रेगुलेट करता है। इसी में एक रिपोर्ट आई थी, पॉल एपेलेबी रिपोर्ट, जब भारत के प्रशासनिक सुधार आयोगों ने इस संबंध को संतुलित करने के सुझाव दिए। फिर अगला हम पढ़ते हैं नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया या निर्णय प्रक्रिया। तो नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व मतलब किसी चीज को मतलब डायरेक्शन देना, अपने अनुयायियों को डायरेक्शन देने की जो प्रक्रिया है वो नेतृत्व कहलाता है, और जो ये काम करता है वो नेता कहलाता है। तो नेतृत्व का मतलब है कि अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना, काम करने की दिशा प्रोवाइड करना, ये नेतृत्व कहलाता है। और नेतृत्व ही संगठन को आगे बढ़ाता है ना। नेता ही संगठन को, नेता का मतलब यहाँ राजनेता वाला नहीं, नेता बहुत सारे टाइप का हो सकता है, यहाँ नेता का मतलब जो लीड करे किसी चीज को। और नेतृत्व की शैलियां होती है, जैसे निरंकुश, निरंकुश का मतलब जो किसी की नहीं सुनता, सारे निर्णय स्वयं लेता, तो निरंकुश शैली चलती। एक होती है डेमोक्रेटिक, सबसे बात करके परामर्श करके निर्णय लेना। एक होता है अहस्तक्षेपी, कर्मचारियों को काम करने की आजादी देना। चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में प्राधिकार की स्वीकृति के लिए क्या बताया, जोन ऑफ इंडिफरेंस का सिद्धांत दिया। तो आपको ध्यान रखना है, जोन ऑफ इंडिफरेंस का सिद्धांत किसने दिया, चेस्टर बर्नार्ड ने। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द फंक्शन ऑफ। फिर हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में यहाँ पर एक मॉडल दिया है जिसको बोलते हैं सीमित तार्किकता मॉडल। माने व्यक्ति 100% तार्किक निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता है। तो व्यक्ति का निर्णय 100% सही नहीं होता, 100% तार्किक नहीं होता, सीमित रूप से तार्किक होता है ना। आप लोग जो हम लोग भी जैसे कोई निर्णय लेते तो हम परिस्थितियों के आधार पर लेते हैं, और हमारी जितनी क्षमता है, जितना ज्ञान है, उसी के आधार पर तो लेते हैं। तो हर्बर्ट साइमन ने यही कहा है कि व्यक्ति का निर्णय 100% तार्किक नहीं होता, सीमित तार्किक होता। व्यक्ति सर्वोत्तम विकल्प नहीं चूज करता, बल्कि केवल संतोषजनक विकल्प चुनता। याद रखिएगा, बाउंडेड रेशनलिटी का सिद्धांत साइमन ने दिया, पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा। फिर चार्ल्स लिंडब्लोम ने निर्णय निर्माण का वृद्धिशील मॉडल दिया, इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसे मॉडलिंग थ्रू भी कहते हैं। संचार को संगठन की हम लोग क्या मानते हैं, जीवन धारा। तो कम्युनिकेशन किसी भी संगठन में या पारिवारिक संबंधों में हो, व्यक्तिगत संबंधों में भी बात होते रहना चाहिए, कम्युनिकेशन होता रहे। कम्युनिकेशन का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो कम्युनिकेशन है। तो
संगठन में सब काम कम्युनिकेशन से ही चलते हैं ना। ये औपचारिक रूप से भी हो सकता है, अनौपचारिक। कम्युनिकेशन दोनों टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब जहाँ नियमों का पालन करके कम्युनिकेशन किया जाए वो फॉर्मल, और जहाँ किसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं करना पड़ता, सीधे बात करते हैं, वो अनौपचारिक। जैसे दोस्तों के बीच बातचीत, वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो अनौपचारिक है वो। अनौपचारिक संचार को प्रशासनिक भाषा में ग्रेप वाइन या जनश्रुति कहा जाता है। नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांत देखिए। नेतृत्व का एक होता है गुण सिद्धांत, जो दिया है थॉमस कार्लाइल ने। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, नेतृत्व का गुण सिद्धांत थॉमस कार्लाइल ने दिया है, और ये सिद्धांत मानता है कि नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। माने नेता के अंदर कुछ गुण जन्मजात है, इसलिए वो नेता है। तो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं, इसी वजह से वो नेता बनता है। तो नेता जन्मजात होते, बनाए नहीं जाते। तो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आकर्षक व्यक्तित्व गुणों को ही नेतृत्व की सफलता का आधार माना जाता है। माने इसमें क्या माना गया है, नेता जन्मजात है, व्यक्ति के अंदर बचपन से ही जेनेटिक्स के थ्रू गुण मिलते हैं, जैसे भाषण देने की कला, निडरता, ये सब नेता के गुण है। ये कुछ व्यक्तियों के अंदर इनबिल्ड होते हैं, प्रकृति से मिले, इसलिए ये कहते हैं कि नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। फिर दूसरा दिया नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत, और ये दिया ब्लेक और माउंटन ने। ये सिद्धांत नेता के व्यक्तिगत गुणों की बजाय उनके काम करने के तरीकों और व्यवहार पर फोकस्ड है। ब्लेक और माउंटन का मैनेजरियल ग्रिड का इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर नेतृत्व का एक सिद्धांत चलता है परिस्थितिगत सिद्धांत, नेशनल थ्योरी, ये दिया है फ्रेड फिडलर। ये सारे सिद्धांत किसने दिया है, शॉर्ट में आप याद रखिएगा, है ना। फ्रेड फिडलर ने दिया परिस्थितिगत सिद्धांत नेतृत्व का। क्या कहा इसमें, कोई भी एक नेतृत्व हर जगह सफल नहीं होता। नेता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शैली उस समय के हिसाब से कितनी अनुकूल है। माने एक तरीके से आप हमेशा लीड नहीं कर सकते, नेतृत्व करने का तरीका समय के साथ बदलता है। जैसे आप कभी कभी कठोर नियंत्रण करते हैं, कभी कभी आसान उदार भाषा में करते हैं, तो नेतृत्व की शैली समय के साथ बदलती है। फिर एक जोन ऑफ इंडिफरेंस दिया था चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसमें बताया गया कि कर्मचारियों के मन में आदेशों को स्वीकार करने का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वो बिना किसी सवाल या विरोध के वरिष्ठों के आदेशों का पालन करते हैं। माने कर्मचारियों के मन में कुछ चीजों को मतलब जो है पालन करने की जो है इच्छा पाई जाती है ना। तो ये कहते हैं व्यक्ति जो चीजें उनको लगता है कि संगठन के हित में, उसके लिए वो सीनियर्स का जो आदेश उसका पालन करता है। तो कर्मचारियों के मन में आदेशों को स्वीकारने की इच्छा होती है, तब तक स्वीकारेंगे जब तक उनका नुकसान ना हो। फिर एक और दिया था बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल, हर्बर्ट साइमन ने, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में। अभी मैंने अब बताया था मानव के ज्ञान की एक सीमा है, उसके कारण उसका निर्णय 100% तार्किक नहीं होता, यही बाउंडेड। एक वृद्धिशील मॉडल आपको बताया गया था, इंक्रीमेंटल मॉडल दिया था चार्ल्स लिंडब्लोम ने, मॉडलिंग थ्रू भी कहते हैं। इसका मानना क्या है, लोक नीति में अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाता, बल्कि पुरानी नीति में ही छोटे सुधार किए जाते हैं। तो सरकार की नीतियां हैं, नियम है, वो एकदम से नहीं बदले जाते, पुराने नियमों में धीरे धीरे बदलाव आता है, सारी चीजें चलती है। देखिए मिक्स स्केलिंग मॉडल, मिश्रित अन्वेषण मॉडल, अमिताई तिजोनी नाम। ये सिद्धांत जो साइमन का जो तार्किक मॉडल है और लिंडब्लोम का जो वृद्धिशील है, ये इसमें बुनियादी निर्णयों के लिए गहरी तार्किकता और छोटे फैसलों के लिए वृद्धिशील अपनाने की बात की गई है। तो छोटे फैसले के लिए ये वाला मॉडल, और मेन डिसीजन लेने के लिए आपको साइमन का तार्किक बुद्धिमत्ता का मॉडल अपनाना। एक होता है गार्बेज केन मॉडल, कचरा पात्र मॉडल, और ये दिया है कोहेन, मार्च और ओल्सन। अब यहाँ एक तो यही याद रखिएगा कि ये मॉडल किसने दिया, कचरा पात्र मॉडल किसका, वृद्धिशील मॉडल किसका, लिंडब्लोम का है, मिश्रित अन्वेषण मॉडल किसका है वो याद रखिएगा। मैं आपको एक ये भी याद रखना, सीमित तार्किकता मॉडल किसका है। तो ये मॉडल के नाम और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये पढ़कर जाना है। क्या है ये गार्बेज केन मॉडल, तो इसमें कहा गया है अत्यधिक अनिश्चित और अराजक संगठनात्मक परिस्थितियों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को ये समझाता है। यहाँ समस्या समाधानों, सहभागियों, विकल्पों को एक कचरा पात्र की तरह माना गया है, जहां निर्णय केवल संयोगवश ही हो पाते हैं। फिर आप बात करते हैं अगला, विकास योजना और उदारीकरण का प्रभाव। तो विकास प्रशासन क्या है, पहले तो ये समझिए, जब प्रशासन विकास कार्यों पर फोकस करे, विकास कार्यों को बढ़ावा दे, तो ये विकास प्रशासन कहलाता है। तो ऐसा प्रशासन जो विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे जिला लेवल पे होता है सारा हमारा जो कलेक्टर से तक का पद। ये शब्द सबसे पहले यूएल गोस्वामी ने दिया था
हालांकि इसे एकेडमिक रूप से स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है एडवर्ड वेडनर और फ्रेडरिक्स को। ये प्रशासन परिवर्तन उन्मुख, उद्देश्य उन्मुख और नागरिक केंद्रित होता है। तो ये जो विकास प्रशासन ये परिवर्तन को बढ़ावा देता है, उद्देश्यों पे फोकस्ड होता है, जनता की सेवा करने पर बल देता है। डिक्स ने विकासशील देशों के प्रशासन को समझाने के लिए साला मॉडल भी। भारत में योजना आयोग को जगह जो है नीति आयोग लेके आ रहे हैं हम लोग 1 जनवरी 2015, ठीक है। और ये बॉटम अप दृष्टिकोण पे काम करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष अगर आप जानेंगे तो ये पीएम, एक उपाध्यक्ष होता है जो पीएम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और एक सीईओ होता है, वो भी सरकार द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अभी आपको पता है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जो अनुराग जैन वो सीईओ बने। इसके अलावा इसमें कुछ और सदस्य होते हैं। एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। काउंसिल सभी राज्यों के सीएम सदस्य। उन्नीस में जब हमने एलपीजी की नीति अपनाई, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब सुधारों ने लोक प्रशासन को गहराई से प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप नव लोक प्रबंधन का उदय हुआ। माने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 1991 के बाद आया, जिसने राज्य की भूमिका नाव चलाने वाले से बदलकर दिशा देने वाले। तो जो है सरकार सिर्फ डायरेक्शन देगी और प्रशासन को जो है उद्योगों को बढ़ावा देगा। अब प्रशासन में 3E पर बल देने लगे। 3 का मतलब इकोनॉमी, इफिशियंसी और नागरिक को ग्राहक के रूप में देखा गया है, मतलब नागरिकों है ज्यादा से ज्यादा देने पर बल दे रहे। फिर एक कहलाता है वित्तीय प्रशासन, बजट और लेखा परीक्षण। क्या है ये? बजट शब्द फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बुजटे, उससे बना है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका नाम दिया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान में कहीं बजट शब्द वार्षिक वित्त। केंद्र का बजट 112 में, 202 में राज्य का बजट। बजट क्या है? सरकार के एक साल के आय और व्यय का जो विवरण है वही बजट कहलाता है। तो बजट के पारंपरिक प्रकार में अगर आप देखें तो एक मद आधारित बजट चलता था कि किसी विषय पे खर्च करना। फिर एक होता है परफॉर्मेंस, मंत्रालयों की परफॉर्मेंस देखकर अगर बजट अलॉट किया जाए तो ये परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। और फिर एक पीटर पियर ने यहाँ पर 1970 में एक बजट विकसित किया था जिसका नाम था शून्य आधारित बजट। मैंने पुराने कार्यों को जीरो मानकर नए सिरे से धन का आवंटन करना शून्य आधारित बजट कहलाता। और भारत में ये शुरू हुआ था राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी सरकार। राजीव गांधी सरकार कब की बात है ये? 1986-87 में। तो भारत में शून्य आधारित बजट आता था 1987। बजट में एक सिद्धांत चलता है व्यपगत का नियम, माने बजट में जो दी गई राशि है वो एक निश्चित ड्यूरेशन के बीच खत्म करनी पड़ेगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, नहीं तो वो लैप्स हो जाती, व्यपगत हो जाती है। तो वित्तीय वर्ष के अंत में अगर आपने पैसा खर्च नहीं किया तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भारत में यहाँ पर सरकार की सार्वजनिक वित्त जो है उसका संरक्षक है केक का वर्णन अनुच्छेद 148 से 51 में। केक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं और यह संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। सरकार के ऑडिट करने का काम करता है केक। इसकी जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है संसद में एक समिति होती है, लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा। ध्यान रखिएगा ना, लोक लेखा समिति होती है एक, तो एक की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करती है और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो केक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो याद रखिएगा वो करती है लोक लेखा समिति। इसीलिए इसको जो है इस समिति का, केक को समिति का मित्र, मार्गदर्शक या दार्शनिक माना गया है। इसके अलावा एक प्राक्कलन समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति होती है, इसी को आप एस्टिमेट या अनुमान समिति भी कहते हैं, जिसके 30 सदस्य और सभी कहां से? लोकसभा से। सरकार के कार्यों में कैसे मितव्ययिता लाया जाए उस बारे में सुझाव देती है प्राक्कलन समिति। फिर हम लोग बात करते हैं सुशासन, भ्रष्टाचार और सूचना के अधिकार पे। शासन शब्द को दिया है सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने 1989 और 92 में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। सुशासन का मतलब है अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस। हमारे यहाँ 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन के 8 पिलर है: कानून का शासन, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, जनभागीदारी, संवेदनशीलता, आम सहमति, समानता और प्रभावशीलता। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार ने 1962 में कौन सी समिति बनाई थी? संथानम समिति। तो हमने भ्रष्टाचार की जांच करने के 62 में
और उसकी सिफारिश पर हमने एक संस्था बनाई 1964 में, जिसका नाम रखा केंद्रीय सतर्कता आयोग। 2002 में इसको 3 में इसको विधिक दर्जा मिला, ये भी याद रखिएगा। विधिक कानूनी दर्जा कब दिया सीबीसी को? 1964। प्रशासन में पारदर्शिता के लिए हमने आरटीआई कानून बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन। और राजस्थान में अरुणा राय का जो एक केस था, एक आंदोलन था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इस आंदोलन की वजह से ये कानून लेकर आई थी सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति सरकार से किसी भी प्रकार की सूचनाएं मांग सकती है। सरकार 30 दिनों के भीतर सूचनाएं देती है, और सूचना अगर व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता 48 घंटे के भीतर। इसके अलावा नागरिक चार्टर और सोशल ऑडिट भी पारदर्शिता के प्रमुख साधन है। अब पारदर्शिता क्या होती है वही समझिए, फिर उसको डिटेल करेंगे। पारदर्शिता का मतलब है कुछ भी नहीं छुपाना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है। तो सरकार जिस तरह से कोई काम करे जनता को बताना, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो प्रशासनिक निर्णयों को जनता के सामने स्पष्ट रखना, जबकि जवाबदेही का अर्थ है अधिकारियों को अपने कार्यों निर्णयों का उचित स्पष्टीकरण देना होना, अकाउंटेबिलिटी। इसके लिए हमने सिटीजन चार्टर बनाया है। सिटीजन चार्टर आपने देखा होगा, बैंकों में भी देखा हो तो सारी एक दीवार पे सारा एक पोस्टर वगैरह लगा होता है, चार्टर लगा होता है, वहां सारी जानकारी लिखी होती है कि ऑफिस कब खुलेगा, बंद कब। ये सिटीजन चार्टर ही। तो हमने इसको शुरू किया है ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े, और सारी सेवाएं कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी सब जानकारी एक ही जगह मिल जाए। सबसे पहले ये शुरू हुआ है नागरिक चार्टर 1991 में, यूके में जॉन मेजर सरकार द्वारा शुरू किया। फिर एक सोशल ऑडिट भी करने लगे। ऑडिट का मतलब जनता द्वारा जो है सरकार की योजना हम जांच करना, मूल्यांकन करना। मनरेगा के खर्चों और कार्यों की जांच ग्राम सभा द्वारा की जाती है। इसके अलावा हमने शिकायत निवारण प्रणाली के तौर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक ओम्बुड्समैन, इसी को आप लोकपाल कहते हैं। तो सबसे पहले हमने भ्रष्टाचार की जांच के लिए यहाँ पर स्वीडन में ओम्बुड्समैन नाम की संस्था बनाई गई। यही लोकपाल जैसी संस्था है। और भारत में 2013 में आपको पता है 12-13 में अन्ना हजारे का अनुशंसन भी पता है इसके लिए। भारत में इसके समक्ष लोकपाल लोकायुक्त शब्द को फेमस बनाने का काम किया है डॉक्टर एल.एम. सिंघवी द्वारा। तो लोकपाल लोकायुक्त शब्द को गढ़ा किसने? यहाँ पर एल.एम. सिंघवी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना था, ने भी इसे बनाने की बात की थी कि हमारे भारत में केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकपाल बनाना चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त। और अभी कौन है लोकपाल, ये भी याद रखिएगा। भारत के लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानवलकर। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त का नाम आप देख लीजिएगा, माणिकराव खानवलकर। अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद सरकार ने 2013 में एक कानून बनाया था। लोकपाल एक बहुसदस्यीय संस्था है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसको लोकपाल कहते हैं, 8 सदस्य होते हैं। ये जो लोकपाल है ये प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्री, केंद्रीय मंत्री या ग्रुप ए बी सी डी के जो अधिकारी उनकी जांच कर सकता है। राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त होता है, और सबसे पहले लोकायुक्त बना था महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 1981 में। याद रखिएगा, राज्यों में लोकायुक्त और भारत में लोकपाल। भारत में प्रशासनिक संरचना की बात करें तो सबसे प्रमुख है केंद्रीय सचिवालय। ये भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सामूहिक नाम है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। का मुख्य कार्य मंत्रियों की मदद करना नीति निर्माण में और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना। इसके अलावा एक होता है कैबिनेट सचिवालय, जो सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, और इसका प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव देश का सबसे मतलब जो बड़ा सिविल सेवक है। अगर आप आईएएस अधिकारी में सबसे बड़ा अगर कुछ देखना हो तो कैबिनेट सचिव है, जो कैबिनेट के बैठकों की व्यवस्था करता है और मंत्रालयों के बीच समन्वय बना। प्रधानमंत्री कार्यालय एक होता है पीएमओ, आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, ये प्रधानमंत्री को उनके कामों में मदद करने का काम करता है। 1970 से पहले 77 से पहले प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर क्या कहते थे? सचिवालय कहते थे, और सरकार के भीतर निर्णय लेने वाला एक प्रमुख केंद्र है। अभी इसको सेवा तीर्थ बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम हो गया है सेवा तीर्थ। पीएमओ को अब कहने लगे हम लोग सेवा तीर्थ, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस, और यहीं से सारे निर्णय लेते हैं देश में। शॉर्ट में कुछ बुक देख लीजिए, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन की है, 1887 में आई। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक गुडनाउ की है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गुलिक और उर्विक की है। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड की है। कि आपको क्रोनोलॉजी क्रम में दिया है कि पहले कौन सी दूसरी कौन सी, ताकि याद रखने में आसानी हो। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुणे और रिले की है।
द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रॉबर्ट डहल की है। तो क्रम याद रखिएगा सारी पुस्तक। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है हर्बर्ट साइमन की। द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स की है। ब्यूरोक्रेसी मार्टिन अल्ब्रो की है। द पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी गाय पीटर्स की। और री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट है डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर की, जो 1992 में। अब यहाँ सारी पुस्तकों का क्रम रखना है, मैं पहले कह चुका हूँ, क्रोनोलॉजी जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस पे प्रश्न आते हैं क्रम में जब व्यवस्थित। आपको पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड सारे बुक्स। फिर कुछ समितियां बनी थी इसके लिए, वो भी देखिएगा प्रशासनिक सुधार के लिए। तो मैकाले समिति 1854 में, भारत में योग्यता आधारित सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की बात की। एस्टेन कमेटी 1944 में व्यवस्थित प्रशिक्षण के लिए। गोरवाला समिति बनी थी 1951 में, सार्वजनिक प्रशासन पर पहली व्यापक रिपोर्ट की है। होल एपिलेप्सी रिपोर्ट 1953 में, भारत में प्रशासनिक सुधारों का प्रथम विदेशी मूल्यांकन है। संथानम समिति 1962 में, जिसकी सिफारिश पर सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था 1964 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, इसी की ने सिफारिश की थी लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना। ठीक है। फिर फुलटन समिति 1968 में, इसमें सामान्यों पर विशेषज्ञों को वरीयता देने की बात की गई। मैंने प्रशासन में भी विशेषज्ञ लोगों को लाना चाहिए। कोठारी समिति 1976 इसने त्रिस्तरीय सिविल सेवा परीक्षा की बात की कि सेवा परीक्षा त्रिस्तरीय होनी चाहिए। फिर सतीश चंद्र समिति 1989 की, इसमें निबंध के पेपर को शामिल करने की बात परीक्षा में। फिर होता समिति 2004 की, इसमें सिविल सेवा में आईटी और नैतिक आचरण पर जोर देने की बात की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, इसने शासन में और ई गवर्नेंस पर रिपोर्ट जारी की। ठीक है। तो ये यूनिट 6 इसका हमने शॉर्ट रिवीजन देखा है। ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हमारे पास में समय है नहीं, तो यही रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। शॉर्ट में हमने सारी यूनिट, लगभग से पहले 5 वीडियो आ चुके हैं, तो वो सारा आप एक बार देख लीजिएगा, आपको एक बार रिवीजन करने में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है। कोर्स की जानकारी आपको है ही, ऑल एग्जाम टेस्ट पे नेट सेट एपी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जो 2000 रुपये प्लस जीएसटी में कोर्स आपको मिलेगा। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़कर नेट सेट एपी की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बने रहिए ऑल एग्जाम टेस्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।